जेल जाना कौन सी इतनी बड़ी बात है जिसको इतना बना दे कि मुझे पकड़ लिया तो सब ने बाहर आ जाना। जब आप सबको कह रहे हैं बाहर आने के लिए, तो सब ने बाहर आके छलियां तो नहीं खानी, वो मूंगफली खाने तो नहीं आ रहे ना। वो निकलेंगे तो दिल बी वायलेंट एंड देयर इज गोइंग टू बी वायलेंस। मैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसकी अहलियत के खिलाफ हूँ। जिस दिन पता लगा तो मैंने कहा गूगल करो कौन आदमी है, तस्वीर तो देखे, मैं तो पता भी नहीं कौन है। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या ये मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी एक्स वाइफ है तो आई थिंक उनको एक्स ही रहने दें। अभी तो वज़ीर आज़म बनना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मरियम खुर्शीद। वेलकम टू माय चैनल। आज के पॉडकास्ट के हमारे मेहमान हैं साबिक सूबाई वज़ीर तालीम और IPP लाहौर डिवीज़न के सदर हैं मुराद राज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ज़िम्मेदार जो है आपका वो बैकग्राउंड है, और जो एजुकेशन सिस्टम है, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में आप पढ़े हैं, पॉलिटिक्स में किस तरह आए? पॉलिटिक्स में इस तरह है क्योंकि मेरे ख्याल से जब आप देखते हैं ना लोगों के हालात, तो आप कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहते हैं। और स्पेशली जब आप अपने मुल्क के देखते हैं तो फिर आप ऑब्वियसली देखते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। तो आप मेरे ख्याल से एज ए इंडिविजुअल आप 50 लोगों की, 100 लोगों की, 500 लोगों की मदद कर देंगे। मगर आई थिंक आप पॉलिटिकली अगर इलेक्ट हो तो ऑब्वियसली आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप कई हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क डाल सकते हैं। सही, तो पॉलिटिक्स में आने का मकसद आपका यही था कि हाँ, आप लोगों की लाइफ। अच्छा, आपने PTI ज्वाइन की, सबसे पहले आपने एज अ पॉलिटिकल कैरियर PTI को ही क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मैंने उस वक्त देखा कि मैंने कहा कि हालांकि किसी पार्टी को भी ज्वाइन किया जा सकता था, मगर मैंने कहा एक बंदा लगा हुआ है, आई मीन किसी कोशिश में, जुस्तजू में है, सो इसलिए उसका साथ देना चाहिए। सो दैट्स हाउ आई थॉट दैट वाज द बेस्ट थिंग टू डू। आपने USA में एजुकेशन हासिल की, उसके बाद पाकिस्तान में आए, पॉलिटिक्स में आए। अब वहाँ का कल्चर और यहाँ का बहुत डिफरेंस है। आपने अभी तक आपका वो माइंड रिलीजियस है, या उस कल्चर में आपने थोड़ा बहुत अपने आप को वो कर लिया? नहीं, देखें, आप अच्छी चीज़ें सीख लेते हैं। मेरे ख्याल से जो मैंने सबसे ज़बरदस्त चीज़ वहाँ पे सीखी, जो कि हम यहाँ पे अपने यूथ को नहीं सिखाते, वो मेहनत करनी। जी। हार्ड वर्क जो है ना, वो हमारे DNA में ही नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि हमें जल्दी है हमेशा कि जी कम से कम टाइम में आगे किस तरह निकलना है, छोटा से छोटा कोर्स कौन सा है, जल्दी से जल्दी डिग्री कौन सी मिल। शॉर्टकट्स, हम शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं। मेरे ख्याल से शॉर्टकट्स में जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। सो शॉर्टकट में फिर आपको शॉर्टकट ही मिलेगा आगे, नॉट द रियल थिंग। सो इसलिए मेरे ख्याल से इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको मेहनत करनी। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ कि रिजल्ट जो मर्जी हो, मेहनत करनी आनी चाहिए और रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही। उधर की पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे कंपेयर करेंगे? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम वहाँ से ऑप्ट कर लेते हैं तो बेटर हो सकती हैं? देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम से ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर हम जस्टिस सिस्टम को ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, लोगों की रोज़ के जो इश्यूज़ हैं ना, जो एवरीडे इश्यूज़ हैं, जिस तरह डिपार्टमेंट्स के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर, आई थिंक अगर वो उनको मिलने शुरू हो जाए ना, उनमें सहूलत उनको मिलनी शुरू हो जाए, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद कि डिपार्टमेंट्स ठीक हो जाए, जस्टिस सिस्टम ठीक हो जाए। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके पेरेंट्स आपको क्या बनाना चाहते थे? मतलब आप पॉलिटिक्स में आ गए, ये आपका अपना था एम कि मैं आऊँ पॉलिटिक्स में और आके मैं सर्व करूँ लोगों को, या पेरेंट्स की भी इसमें थोड़ी बहुत थी? मेरी मदर, अल्लाह बख्शे उनको, उनका पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रुझान था, इन द सेंस कि वो हमेशा फॉलो करती रहती थी पॉलिटिक्स को। मेरे फादर का सिर्फ टीवी टॉक शोज तक है। सो इसलिए मगर ये था कि एक दफ़ा जब मैंने डिसाइड किया, तो फिर आई थिंक जब तक आपकी फैमिली की बैकिंग ना हो और सारे एक पेज पे ना हो, तब तक आप ये नहीं कर सकते। तो मतलब आपकी फैमिली ने आपको टोटली सपोर्ट किया, मगर उनको, उनका डिसीजन ये नहीं था, डिसीजन मेरा था, मगर उन्होंने फुली सपोर्ट किया। तो अगर आप पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? फिर मैं, मेरे ख्याल से आपकी जगह बैठा होता शायद।
अच्छा, मतलब आप एंकर बनना चाहते थे। मैं बनना तो नहीं चाहता, मैं अब सोचता हूँ कि कितना बेहतर है उधर उस साइड पे सोफे के बैठना, कितना आरामदेह है उधर बैठ के फायरिंग करते रहे। अरे और इधर वाले जो है वो नहीं, इतना आरामदेह नहीं है, जवाब देना आई थिंक ज्यादा आराम। नहीं, जवाब देना बहुत, आप देख लें, सवाल आप शो पे आए, आपने सवाल लिखे में, आप सवाल पूछी जा रहे हैं और सारा प्रेशर तो दूसरे। माशाल्लाह, उसका इतना एक्सपीरियंस है, आपको तो पता है कि अगला सवाल कौन सा आने वाला है। नहीं, मतलब मगर मुझे ये है कि मुझे उस पे आई हैव नो प्रेशर, सो जीरो प्रेशर है मेरे पे, शुक्र अल्लाह ताला। अच्छा, बचपन में आप कैसे थे? बहुत ज्यादा नॉटी थे या फिर सोबर बच्चा जो होता है? नहीं, सोबर बच्चा तो मैं बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। तभी मुझे हमेशा था कि होपफुली मेरे बच्चों में मेरी चीज़ें ना ही आए तो बेहतर है, और मेरे ख्याल से नहीं आई, सो अच्छी बात है। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, सो इसलिए आई थिंक 50-50 चल रहा था, 50% स्पोर्ट्स में था, 50% पढ़ाई में, सो इसलिए इट वाज जस्ट कॉम्बिनेशन। मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा, बड़े कम बच्चे होते हैं जो कि क्लास में वो 2-3 ही होते हैं जो ज्यादा होते हैं अच्छे वाले होते हैं, बाकी तो सब मेरे ख्याल से आई मीन आपने हर एज तो पढ़ाकू थे या बस नॉर्मल स्टूडेंट था, एवरेज? आई वाज अबव एवरेज स्टूडेंट। डॉक्टर बन गए, पीएचडी कर ली, कैसे? नहीं, मगर अबव एवरेज स्टूडेंट था मैं, ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट था, सो इसलिए। मगर ये है कि क्योंकि मैंने एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की कोशिश की पहले भी, तो उन्होंने मुझे फिर ये ऑनरी डिग्री दी थी अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने फॉर माय वर्क इन एजुकेशन। ठीक। बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आपको अभी तक याद हो और आपको उस पे मार भी पड़ी हो? बिल्कुल, मुझे असल में गाड़ी बहुत जल्दी दे दी गई थी और मैं स्कूल जाने की बजाय आई थिंक मैं फ्रेंड्स को लेकर निकल जाता था। तो एक दिन जब मैं गया तो मेरे वालिद साहब आए, HSN की बात है, मैं HSN में पढ़ता था, तो वो आए तो उन्होंने पूछा हेड मास्टर से उधर कि मेरा बेटा कैसे जा रहा है, कहते वो स्कूल में नहीं है। तो उन्होंने कहा वो स्कूल में नहीं है तो किधर है, तो फिर शाम को जब आया तो फिर बस इट वाज लाइक वो अच्छी खासी मार। हाँ जबरदस्त वाली सोच। ठीक है, तो बचपन में मतलब बहुत ज्यादा शरारती थे, तो कि पेरेंट्स में किसके ज्यादा आप करीब थे, फादर के या मदर के, कि जो जिसके साथ एक अटैचमेंट बच्चे की ज्यादा होती है? मेरे ख्याल से मदर्स के साथ ही ज्यादा होती है बेटों की। बेटों की तो मदर के हाँ, साथ सो होती है। इसलिए मैं मेरी दोनों के साथ बहुत ज्यादा, दोनों के साथ मेरी अब तो बहुत ही ज्यादा, मेरे ख्याल से जब मैं आई थिंक पॉलिटिक्स में आया तो मेरी दोनों के साथ बहुत ज्यादा। शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज्ड। अच्छा, लव हुआ कभी? शादी के बाद पहले? बाद में तो आप यही कहते हैं ना, हो गया, सब भी यही कहते हैं, डरते क्योंकि वाइफ भी देख रही होती है। नहीं वो ऐसा ही जो सच बात है, ऑब्वियसली आपने किसी के साथ ना टाइम गुजारा हो तो ऑब्वियसली यू फॉल इन लव विद देम, सो इसलिए यू हैव किड्स विद देम, सो आई डोंट थिंक सो कि बीवी से शादी के 6 साल बाद 7 साल बाद प्यार हो सकता है। वो एक अच्छा। आपको एफिलिएशन और वो बाउंडिंग जस्ट बिकॉज ऑफ योर किड्स होती है। आई डोंट थिंक सो, मतलब वो आप शायद बताना नहीं चाहते। नहीं सब ठीक है, सो इसलिए शुक्र अल्लाह का। सब ठीक है, बिल्कुल उससे पहले कुछ नहीं ऐसे हुआ? नहीं, मैं अमेरिका में सादा जिंदगी गुजारी है, ओ वाओ सो इसलिए वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पीटीआई छोड़ने की वजह क्या बनी? देखिए पीटीआई के अंदर लेटली इतने गलत फैसले हो रहे थे कि आप इंतज़ार करते हैं कि अच्छा अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मगर वन आफ्टर दी अदर आई थिंक इट वाज, जब चीफ मिनिस्टर लगा पंजाब का, हमें 15 साल 10 साल मेहनत करने के बाद एक जगह मिलती है, पहली दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है उस्मान बुज़दार के पास, जिसको हम जानते भी नहीं हैं। जिस दिन पता लगा तो मैंने कहा गूगल करो कौन आदमी है, तस्वीर तो देखे, हमें तो पता भी नहीं कौन है। अच्छा। सो इमेजिन करेंगे, हमें पता भी नहीं था कौन है। मैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसकी अहलियत के खिलाफ हूँ। अगर वो अहल ही नहीं था, एक उसमें अगर कैपेसिटी नहीं थी एक चीज़ करने की, आई मीन ये तो इसी तरह है जिस तरह के हमने किसी खोखे के ओनर को हमने हैरिट्स दे दिया कि अब तुम हैरिट्स चलाओ, तुम और पहले पंजाब एक बहुत मैं वही important कह रहा हूँ कि आप खोखा चला रहे हैं, हाँ। तो अब मैंने कहा नहीं तुम जाके अब हैरिट्स चलाओ जाके, तो वो फिर उसी तरह चलाएगा जिस तरह जो हमारे साथ हुआ। सो आपके सामने ये सब चीज़ें जो हुई, आई मीन बड़ा मुश्किल टाइम था। मैंने तो जाके खान साहब को बताया भी, क्योंकि सब मुझे कहते हैं
ओह आपने छोड़ देना था, क्यों भाई मैं क्यों छोड़ूं? मेहनत तो सारी मेरी, आई मीन सालों की मेहनत, 15 साल मैंने दी और मैं इसकी वजह से छोड़ के अच्छा इस्तीफा दे दूं, क्यों दूं? दूसरी चीज, मैंने खान साहब को 2.5 साल के बाद जाके खुद एक एक चीज बताई। आधे घंटे की हमारी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, एंड आई टोल्ड हिम एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन, और उन्होंने बस आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उस पर एक्शन भी कोई नहीं लिया गया। उनकी तो शिकायत बहुत से लोगों ने भी की उनको, बट वो ये समझते हैं कि वो उनका मतलब बेटा था, सो बेटा बेटा था। बना हुआ था। आपको क्या लगता है कि पीटीआई की, एक तो हो गया उस्मान बुज़दार, एक गलत फैसला जिसकी वजह से अगले मैं पीटीआई, आपको बताता हूँ कि आप देखें मरियम के जब नेशनल असेंबली को छोड़ा, नहीं छोड़ना चाहिए था। आपके वहां पे 100 से ज्यादा मेंबर बैठे हुए, तो ये सारे फैसले तो नहीं होने थे जो होते रहे। सही। उसके बाद आप केपीके की गवर्नमेंट तो डिसॉल्व कर देते, आप पंजाब की गवर्नमेंट डिसॉल्व कर देते। आई मीन ये क्या फैसले? आई मीन उनकी वजह से देखें कि पार्टी के साथ क्या हुआ है। जो पार्टी के साथ हुआ है वो तो कमाल ही हो गया है कि एक गलत फैसले के बाद एक गलत फैसले के बाद एक गलत फैसले, फिर आप समझते हैं कि मेरे ख्याल से देयर इज़ नो वे आउट, क्योंकि वो एक माफिया है उनके इर्द गिर्द जो कि उनको बता रहा है ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और वो उनकी बातें सुन रहे हैं। सो इसलिए फिर आप कहते हैं ठीक है। तो इस वजह से पीटीआई की You have बर्बाद to- हो गई। आप all तो decisions कर आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जो नहीं हुए जस्ट बिकॉज ऑफ पीटीआई की इन्हीं चीज़ों की वजह से? मगर आप देखें कि अगर हम उसी स्केड्यूल पे चल रहे होते तो आज इलेक्शन हो चुके होने थे। आज गवर्नमेंट ने अपना काम कर रहे होना था, जो भी आता इलेक्ट्रिक के, इलेक्ट्रो आई मीन वो तो इलेक्शंस हो चुके होने थे, कब का सब कुछ हो चुका होना था, मगर नहीं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जल्दी थी वजीर आजम बनने की, सो इसलिए सब चीजें उल्टी पड़ गई। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि इन सब चीज़ों में इमरान खान को किसने पुश किया होगा ये सब फैसले लेने में, क्योंकि इतनी आसानी से इतने बड़े फैसले तो नहीं लिए जाते। नहीं, उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उस वक्त, जब उनको मेरे ख्याल से गोली लगी, उसके बाद जब वो जमान पार्क मूव हुए, तो एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि उनके इर्द गिर्द सारा वक्त रहता था। उन्होंने बाकियों की एंट्री भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बंद कर दी, और बस उन्होंने काबू किया हुआ था। सो इसलिए तो आप जब 9 मई का वाक़या होता है उसके बाद आप पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल उस टाइम हुए होते हैं। बिल्कुल। तो अगर दोबारा पीटीआई पावर में आती है, आपको दोबारा ऑफर की जाती है, तो आप ज्वाइन करेंगे? आई डोंट नो, ये मैं देखें, अब कोई भी चीज़ ना, मैंने ये सोचा है कि पहले मैं बड़ा ब्लैक एंड वाइट में कह दिया करता था। अब कोई भी चीज़ में हाँ या ना नहीं कर सकते। इस मुल्क की पॉलिटिक्स ऐसी है कि आप कभी भी, कोई एंड नहीं है। आई थिंक पॉलिटिक्स में आपने हमेशा हर चीज़ को ओपन रखना है। उस्मान बुज़दार एज अ चीफ मिनिस्टर, उसको क्या कहना चाहेंगे जिससे अगर वो दोबारा आता है इक़्तिदार में और उसको पंजाब का सूबा मिलता है, तो ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आप उनको देना चाहेंगे कि वो कुछ अच्छा? मैं उनको एडवाइस नहीं दूंगा, मैं बाकी लोगों को एडवाइस दूंगा कि अगर वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बन के आता है, हम सबको पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए। ओह रियली? मतलब इस काबिल नहीं है कि इतना आई मीन यू नो ही जस्ट डजंट हैव इट। हमें सबको फिर चाहिए कि हम सब अपने बैग शैग बंद करें, फिर चले जाए, उसको चलाने दें फिर। पूरी अच्छा, तो वो उस्मान बुज़दार को लाने के लिए आपको लगता है किसी ने स्पेसिफिकली, मतलब क्यों हर बंदा ये सवाल पूछता है, क्योंकि एक आम आवाम के माइंड में जब उस्मान बुज़दार आता है तो यही माइंड में था, ये कौन है? लिटरली मैं भी नहीं जानती थी, कोई भी नहीं जानता था कौन है इसके पीछे। कौन है मुझे नहीं पता, आप बताएं। मैं तो आपको वेतन नहीं, मैं इन मीटिंग्स में नहीं था, सो इसलिए कुछ इतने तो पता अच्छे होगा। केपेबल लोग मरियम थे। मैं आपको ये बताऊं कि 6-7-8 लोग ऐसे थे जिनको इजीली चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने देनी थी। मगर ये कहाँ से आया, किस तरह एकदम बन गया, खुदा जानता। अभी तक वो पता नहीं चला कि ये किसने जरूरत नहीं, करवाया। क्या पता करके क्या कर लेंगे, जो नुकसान करना था वो कर गया। 9 मई का जो वाकया हुआ, इसके जिम्मेदार आप किसको समझते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ? ये मेरे ख्याल से गलत फैसलों की वजह से हुआ, क्योंकि आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा देते कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो निकल आना, अरेस्ट कर लिया नहीं, पता नहीं अरेस्ट करना इतना बड़ा इशू क्यों बनाया हुआ था। आई मीन हम सब ने जेलें काटी है, मैंने जेल काटी है, सब ने। आई मीन जेल जाना कौन सी इतनी बड़ी बात है जिसको इतना बना दे कि मुझे पकड़ लिया तो सब ने बाहर आ जाना। जब आप सबको कह रहे हैं बाहर आने के लिए, तो सब ने बाहर आके छलियां तो नहीं खानी, वो मूंगफली खाने तो नहीं आ रहे ना। वो निकलेंगे तो दिल बी वायलेंट एंड देयर इज गोइंग टू बी वायलेंस, एंड फिर आपके सामने ही है जो सब कुछ हुआ है। पीटीआई के दौर में एजुकेशन मिनिस्टर रहे आप,
एजुकेशन सिस्टम कैसा था तब? देखिए, हमने तो जो बेहतरी कर सके मरियम की, मेरे ख्याल से जितना टेक्नोलॉजी का मैंने इस्तेमाल किया, मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी डिपार्टमेंट में इतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 3.5 साल में नहीं हुआ होगा जितना हमने किया। हमने फोकस किया टीचर के ऊपर। टीचर ठीक है तो स्कूल ठीक है, स्कूल ठीक है तो स्टूडेंट्स ठीक होंगे, मगर नंबर 1 प्रायोरिटी हमने टीचर को रखा। सो हमने जो भी हम उनके लिए कर सकते थे, आई थिंक सिंगल नेशनल करिकुलम से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, आफ्टरनून स्कूल्स लेके, क्योंकि स्कूल नहीं थे तो हमने कहा डबल शिफ्ट शुरू करें। तो हमने जो भी हम कर सकते थे, आई थिंक हम और बहुत कुछ कर सकते थे, मगर एक नालायक आदमी ऊपर बिठाया हुआ था, सो इसलिए वो हमें मिनिमाइज कर रहा था चीज़ों में। एज ए एजुकेशन मिनिस्टर क्या चैलेंजेस आपको का सामना करना पड़ा? क्योंकि जब आप कोई फैसला ले रहे होते हैं तो आपको ऊपर से प्रेशराइज भी किया जाता है कुछ चीज़ों में। आई थिंक सबसे बड़ा जो मरियम प्रेशर था वो पैसों का था मेरे ख्याल से। ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा पैसे एजुकेशन पे लगाने चाहिए, क्योंकि ये हम अपनी अगली जनरेशन तैयार कर रहे हैं, एक नहीं मल्टीपल जनरेशंस। और अगर हम आई थिंक एजुकेशन में पैसे नहीं लगाएंगे कोई फ़ायदा नहीं बाकी सब चीज़ों का। आई थिंक एजुकेशन शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी। यकसा कौमी निसाब किस हद तक आप नाफिज करने में कामयाब? मैंने तो सब जगह कर दिया था, सुना फिर ख़त्म हो गया खत्म हो गया? है ना। देख लिया, मैंने तो सब जगह कर दिया, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक, प्राइवेट, हर जगह हो गया था। और मेरी बड़ी मुखालफत की गई थी प्राइवेट सेक्टर की वजह से, मगर आई डिडंट केयर, जो चीज़ करनी थी वो करनी थी। सो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, कौन सी ऐसी चीज़ है कि आज भी हम यहाँ खड़े हैं और हमारे साथ जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है? हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियंस, आई थिंक ये मुल्क के साथ लॉयल नहीं। सो इसलिए तो लॉयल कैसे हो सकते हैं? कौन करेगा? पता नहीं, इनको ये तरबियत ही नहीं हमने दी अपने लोगों को। सो इसलिए जब तरबियत नहीं देंगे तो फिर इसी तरह का होगा। मेरे ख्याल से जितने पॉलिटिकल लोग हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, मेजॉरिटी इनमें से जो है मुल्क के साथ लॉयल नहीं। करप्शन है। ऑब्वियसली करप्शन है, सेल्फ इंटरेस्ट है, अगर अपने आप इंटरेस्ट को आगे रखते हैं हमेशा। तो अगर आप पावर में आते हैं, आपको एक चीज़ चेंज करनी हो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, तो आप क्या करेंगे ऐसा? एक चीज चेंज करनी हो तो इस मुल्क का जुडिशल सिस्टम ठीक कर देना चाहिए। जुडिशल सिस्टम ठीक होगा तो सजा जजा होगी। जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं आपको Obviously लगता? problem. हमारे तो कहा जाता है कि जी इंसाफ हुआ है। 140वें नंबर पे मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर हाँ जी। इसी तरह का कोई नंबर है। सो नहीं, जुडिशल सिस्टम ठीक हो जाएगा तो जब सजा जजा हो जाएगी ना ठीक, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, किस बात पे आपको गुस्सा आता है कि पार्टी में आप बैठे हो, आपके सारे कुलीग्स हों और आपको अचानक से गुस्सा आया? ऐसी कौन सी बात है जो आपको अचानक से हाइपर कर देती है? हाइपर कुछ भी नहीं मुझे करता। ओह! सो इसलिए नहीं, कोई भी नहीं, मगर आई थिंक मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है वो प्रॉब्ली झूठ है। मुझसे झूठ नहीं बर्दाश्त होता ज़्यादा, कि कोई ज़रूरत नहीं झूठ बोलने की, क्योंकि वो सूनर और लेटर पकड़ा जाना है। सो मैं ये समझता हूँ कि बंदा सच बोल दे, उसी वक्त बता दे, अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो बता देनी चाहिए, बजाय कि आप झूठ बोलें और लारे दें लोगों को। आई डोंट थिंक। तो आप इमोशनल हैं? इमोशनल था मेरे ख्याल से। हाँ, कब थे? मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स ने थोड़ा ज़्यादा सख्त बना दिया है, क्योंकि आप इतनी मिजरी देखते हैं ना, ये उसी तरह जिस तरह डॉक्टर रोज ऑपरेशन होते हुए नहीं देखता तो फिर कुछ अर्से के बाद वो नम हो जाता है। वो वैसा ही हो जाता है। तो इसी तरह मेरे ख्याल से जब आप पॉलिटिक्स में इतनी तकलीफ लोगों में देखते हैं और इतनी तकलीफ, तो फिर आप आप कोशिश करते हैं कि आप नम ना हो, मगर एट द एंड ऑफ द डे फिर भी आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने आईपीपी क्यों ज्वाइन की? आपके पास बहुत से ऑप्शन थे जब आपने पीटीआई को छोड़ा, तो आप इसी पार्टी पे क्यों आए? ये जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी है। बिल्कुल ठीक। इसमें मरियम वजह ये थी कि आप देखें 95% लोग यहाँ पे पीटीआई के, ये वही लोग हैं जिनके साथ हमने अपनी जद्दोजहद की, दोस्ती हुई, असेंबलीज में इकट्ठे रहे, फैमिलीज को जानते हैं। सो आप उसी जगह पे आते हैं, हम जाके मैं नून लीग में बैठ जाऊँ मेरे पास तो बात करने वाला कोई नहीं होगा, या पीपल्स पार्टी में जाके बैठ जाओ मेरे पास बात करने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ तो इसी तरह जिस तरह के आप पीटीआई के अंदर ही हैं, उसी तरह वही सारे लोग हैं, आप ऊपर से लेके नीचे तक जाने सब वाले हैं। एक तो जैसे। कंफर्ट जोन है आपका। एग्जैक्टली, तभी आप देखते हैं कि जब भी कोई निकलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो इधर ही आता है। उन क्योंकि आपने वही जाना है जहाँ पे आपकी कंफर्ट जोन है। आई मीन जिन लोगों ने पॉलिटिक्स मरियम डिसाइड किया नहीं भी करनी, वो भी गप लगाने हमारे पास ही आते हैं। सो इसलिए इट्स लाइक
तो आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त होगा। क्या आई मीन आप किस तरह कह सकते हैं? मैं आपको कहूँ यहाँ बैठ के कि फ्यूचर खराब होगा और मैं इसमें हूँ, तो मुझे फिर होना नहीं चाहिए। आप कह नहीं सकते, लेकिन एक आप चीज आपको नजर आ नहीं आप रही है। मेहनत करें मरियम, देखें यू हैव टू वर्क हार्ड। बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अल्लाह ताला खैर करता है इंशाल्लाह। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? एजेंडा तो एक ही है कि मुल्क की बेहतरी हो, लोगों की बेहतरी हो, आम आदमी की बेहतरी हो। देखिए आपकी मेरी बेहतरी की नहीं है इतनी बात जितनी आम इंसान की, जो मजदूर है, जो किसान है, जो स्टूडेंट है, इतना बड़ा यूथ का सेक्टर है आपका, उनके लिए कोई पोटेंशियल नहीं है आगे जाने के लिए, तभी वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ जाके वो इतने ज़बरदस्त काम करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं? सो इसलिए देयर इज सो मच दैट नीड्स टू बी डन, और सो इतना हो सकता है। आई मीन पिछले 3-4 महीने में नहीं चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। कोई कर रहा है तो ठीक हो रही है ना, पेट्रोल भी कम आ रहा है, स्टॉक मार्केट भी कहाँ चली गई, तो सब कुछ हो सकता है। नीयत ठीक होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप यूथ को उस तरह टारगेट कर सकते हैं जिस तरह पीटीआई ने किया? पीटीआई ने तो बस वादे शादे करके उनको कर लिया ना। I mean, वैसे एक क्या- ब्रेन वॉश किया हुआ है अभी इस वक्त, सो इसलिए बिल्कुल किया जा सकता है, मगर वो आप सिर्फ तब कर सकते हैं आप अमलन ये चीज़ें करके दिखाएं। इन द सेंस कि अगर हम बात कर रहे हैं कि उनको हमने लोन्स देने हैं इंटरेस्ट फ्री एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, क्योंकि हर बच्चे ने मरियम डॉक्टर नहीं बनना, हर एक ने लॉयर नहीं बनना, हर एक ने इंजीनियर नहीं बनना। अब तो इतनी ज़्यादा फील्ड्स और आ गई हुई हैं, आईटी की इतनी फील्ड्स आ गई हुई हैं। सो आप बच्चों को दिमाग इस्तेमाल करने पे, एंटरप्रेन्योर बनाने पे, उस पे लगाएं, और उनको उनकी जिसका अच्छी फिजिबिलिटी हो, जिसका अच्छा प्लान हो, उसको दें पैसे, ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सके। एज अ रोल मॉडल किसको देखते हैं? किसी को भी नहीं, अपने आप को। अपने आप को। वाह। और आपका फेवरेट जो पॉलिटिशियन है अब तक, जितने भी पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से, या पहले से भी हम देख लें, तो कौन है, किसको आप कहते हैं कि ये बेटर था? नहीं, आई थिंक द बेस्ट पर्सन वाज प्रोबेबली कायदे आज़म, एंड दैट्स इट। उसके बाद तो कुछ। कायदे आज़म की पर्सनैलिटी में क्या ऐसा आपको था कि जो किया आई आपके? थिंक जो सबसे जबरदस्त चीज थी, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच। आई थिंक दैट वाज द एंड हार्ड वर्क। हाँ। ये 2-3 चीजें जो थी ना उनकी पर्सनालिटी के अंदर कमाल थी बिल्कुल, के किसी से डरते नहीं थे, सीधी बात करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, और मेहनती इंसान थे। So, बिल्कुल। आप अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं उसके लिए? आपके ख्याल से मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। So, एक्सरसाइज कर? हाँ, रोज सुबह अच्छा, रेगुलर। रेगुलर। और फूड में आपको क्या पसंद है? खाने में सब कुछ पसंद है, सो इसलिए देसी और कॉन्टिनेंटल? मुझे पास्ता पसंद है बहुत, सो इसलिए पास्ता और डिजर्ट। डिजर्ट बहुत जरूरी है, डिजर्ट के बगैर कोई तो मीठा जो एक्सरसाइज करता है उसके लिए तो ये जहर होता है। मगर कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से, अगर आप डाइट सही क्वांटिटी में लेना और ओवरडू ना करें, और साथ, क्योंकि मेरे ख्याल से 70% आपकी डाइट है, नहीं 60% डाइट है, 20% जो है आपकी एक्सरसाइज है, और 20% आपका स्ट्रेस है। स्ट्रेस भी मैटर करता है? वो एब्सोल्युटली, आप स्ट्रेस लें ना जरा, और फिर देखें कैसे वजन चढ़ता है। अच्छा, हाँ। स्ट्रेस मुझे लगता था स्ट्रेस ना लेने से नहीं। उससे होता है। स्ट्रेस से भी बढ़ता है आपका, क्योंकि आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, फिर स्ट्रेस से आप खाना ज्यादा कई दफा खाते हैं, तो उससे भी होता आप कुक कर लेती हैं? है। नहीं, आप मैं ऑमलेट बना लेता ऑमलेट बना लेते हैं? कभी बना के वाइफ को खिलाया? हूँ। नहीं नेवर, कभी भी नहीं? कभी उनकी तरफ से फरमाइश आई हो? नहीं, बाहर जाके खा ले, ओह, इकट्ठे बाहर जाके खा लेते हैं। ये भी अच्छा है। ठीक है। बच्चों के साथ किस तरह किया? क्योंकि हम जब आपको देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। मुझे क्यों सब ये कहते हैं, ऐसा मुझे है। ये आपने नहीं कहा, मुझे इतने भी एंकर्स कह चुके हैं ना कि वो आपको इतना गुस्सा। भाई मैं तो बिल्कुल एक पीसफुल इंसान हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अब मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मुझे पता है कि आप नहीं है। जब आप टीवी पे होते हैं आप इतने अग्रेसिव, इतना वो आपका जैसे मतलब मेरे ख्याल से वो एक चीज पहले की सेट हो गई है, इसलिए आप उसको ठीक करना है। So, ठीक करना, तो वो उसको कैसे ठीक किया जाएगा? मतलब आम आदमी डर जाता है कि पता नहीं क्या। और फिर आप पीटीआई के साथ है तो पीटीआई में तो वो सारे हसीले टाइप वो थे, बिल्कुल। तो वो अग्रेसिव नहीं, बहुत ज्यादा हो जाती है। So, बच्चों के साथ मेरा बड़ा जबरदस्त रिलेशनशिप है, सो शुक्र अल्लाह ताला का। आई मीन आई थिंक माय वीकनेस
आर माई किड्स, सो इसलिए मगर अच्छी बात है। मैं उनके साथ जितना टाइम गुजार सकता हूँ, मगर टाइम ज़्यादा मिलता नहीं, सो इसलिए तो उनके साथ जैसे आप कहते हैं मैं स्पोर्ट्स नहीं, मैं उनके साथ पढ़ाई में ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। पढ़ाई हाँ, इन द सेंस के उनके कोई टेस्ट वगैरह हो या उनकी कोई उनकी असाइनमेंट हो, और मैं कोशिश करता हूँ कि कभी उनका कोई इवेंट मिस ना करूँ, चाहे मुझे जहाँ मर्जी से टाइम निकालना पड़े। हालांकि मैंने पिछले 3-4 मिस कर दिए, मैंने पहले कभी नहीं किया था, मगर मैं अब वापस उसी पे जा रहा हूँ कि मैंने कोई मिस नहीं करना। तो आप उनको कहाँ पे लाना चाहेंगे, पॉलिटिक्स में नहीं, या जो बनना जो चाहेंगे? उनके दिल, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया नहीं। की तरह। क्यों बहुत गंदी है पॉलिटिक्स हमारे में। गंदी है? ओह हो, जब तक ये ठीक नहीं होगी, आई वोंट वांट देम टू कम हियर, बट ये है कि बाकी उनकी जो मर्जी, दे आर फ्री। हमारे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है इसमें बहुत ज़्यादा अभी रुझान हुआ है। पीटीआई के बाद मोस्टली हो गया था, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, लोगों की माओ बहनों को। बिल्कुल, आपको क्या लगता है ये चीज़ ठीक है? बहुत खराब है। मेरे ख्याल से पर्सनल कभी भी नहीं होना चाहिए। जब आप पर्सनल हो जाते हैं, आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली हॉरिबल कि आप किसी की फैमिली तक जाएं या किसी चीज़ पे भी। आई थिंक आप पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स तक ही रखें, किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं, ना किसी की फैमिली पे जाने की। सही। बुशरा बीबी के खिलाफ जो भी लोग बातें करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं उनके बारे में कि सारा कुछ वो होल्ड कर रही है, बैक में पूरा उनके हाथ में है। क्या ये दुरुस्त है? आप तो उस पार्टी में इतना अरसा रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं आई हैव नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। और अभी जो उनके हस्बैंड की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या ये मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें नहीं idea- करनी चाहिए। अगर आपकी एक्स वाइफ है तो आई थिंक उनको एक्स ही रहने दें, क्यों आप इन चक्करों में पड़ रहे हैं। आई डोंट नो, ये हर एक का अपना प्रोरोगेटिव होता है, मगर मैं समझता हूँ कि कभी भी किसी की पर्सनल नहीं होना चाहिए, ज़रूरत नहीं। और जिंदगी में इतनी ज़रूरी चीज़। लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन जिस पे आपको लगा हो कि नहीं, काश ये टाइम वापस आए और मैं इसको रिवर्स कर सकूं? नो रिग्रेट्स, ज़ीरो रिग्रेट्स इन लाइफ। ऐसी अचीवमेंट जिस पे आप बहुत ज़्यादा आपको प्राउड फील हुआ? अभी तो वज़ीर आज़म बनना है, सो इसलिए अभी अभी अचीवमेंट आनी है आगे। अभी मतलब अब तक लाइफ की जो आपको अब फील होता है कि मैंने ये अचीवमेंट आई थिंक मेरे लिए 2 थी। एक ये कि जिस दिन कि मैं अपने हल्के वालों के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ कर सका, जो कि मैं सोचता था 5 साल अपोजिशन में बैठ के। जब मैं 13 से 18 में अपोजिशन में था इलेक्टेड, तो मैं सोचता था यार कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब मौका मिला तो हमने कोशिश की कि उनके लिए जितना भी कर सके मैक्सिमम करें, सो वो एक अचीवमेंट थी। दूसरी जो बड़ा ज़रूरी पॉइंट मेरी ज़िंदगी में था वो ये था, जब मैं मिनिस्टर बना था तो मेरे पेरेंट्स ने एक सरप्राइज़ पार्टी रखी हुई थी मेरे लिए, और वहाँ पे मैंने प्लान नहीं ये किया हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी हमारी फैमिली फ्रेंड्स सारे आए हुए थे। और जब मैंने अपने माँ बाप का वहाँ पे शुक्रिया अदा किया था, मैंने कहा ये बेस्ट पेरेंट्स हैं दुनिया के, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि उनके पेरेंट्स बेस्ट है। मैंने कहा नहीं, ये वाकई में इन्होंने मुझे कभी ना नहीं की और इन्होंने मुझे हर तरह से बर्दाश्त किया है। सो इसलिए आई थिंक दैट वाज द बेस्ट टू बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। अच्छा, अगर आईपीपी इस दफ़ा पावर में आती है तो कौन सी मिनिस्ट्री को आप प्रेफर करेंगे? अल्लाह ताला को पता है। कोई आपके माइंड में होता? नहीं, मेरे माइंड में कोई नहीं। जहाँ पे अल्लाह ताला ने मौका दिया पूरा जोर लगाऊंगा। मतलब किससे आपको लगता है कि मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ? मुझे कहीं पे डाल दें आप। जिस तरह मैं एजुकेशन जब मेरे पास आई थी, मैंने 1 साल पहला साल मरियम खुद सीखा, क्योंकि आपको आगे चक्कर दे देते हैं ना सब लोग, ऐसे ही है। क्योंकि वो पहले सालों से बैठे हुए हैं और वो आपको ये कर लें, अच्छा इसको इस तरह कर दे, ये साइन कर दे। नहीं, मैंने 1 साल खुद लगाया, सारा डिपार्टमेंट सीखा। ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है, पंजाब का नहीं। पाकिस्तान आर्मी के बाद ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एजुकेशन, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट पाकिस्तान का। आई मीन 4 लाख टीचर हैं आपके पास टोटल 7 लाख लोग हैं, 6.5-7 लाख। तो 1 साल मैंने खुद सीखा। सो सीखना और मेहनत करना कोई इशू नहीं है। तो उसमें आपके पास सिफारिशें भी आती होंगी और फिर उसको हैंडल कैसे करते थे? मैंने बड़ी दुनिया को ना की और बड़ी दुनिया मेरे से नाराज थी और मेरी बहुत मुखालफत थी इस वजह से। मगर मुझे क्या परवाह, ठीक है मुखालफत है तो अल्लाह ताला ने यहाँ तक इस तरह पहुँचाया। सो आई मीन आगे भी अल्लाह ताला पहुँचा देता है। और तभी लोग मुझे कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताओ कि अच्छा जी अब आप यहाँ तक पहुँच गए तो अब आप चेंज हो जाए और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहे और इतने सीधी बात ना बता दिया। मैं क्यों भाई, अगर अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया है इसी तरह जिस तरह का मैं हूँ, फिर मुझे क्यों चेंज होना चाहिए?
I mean, so इसलिए there's no doesn't make any sense. बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब। Thank you very much. आपका बहुत शुक्रिया। आज के पॉडकास्ट से फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।